धनीराम अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ धनकोली में रहता था। धनीराम पेशे से एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर जाया करता था। धनीराम की पत्नी सुमित्रा मां बनने वाली थी। सुमित्रा को गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। एक दिन सुमित्रा धनीराम से बोली, आज मुझे संतरे, पके हुए आड़ू खाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप मेरे लिए बाजार से ले आएंगे? जरूर ले आऊंगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। धनीराम पत्नी सुमित्रा के कहने पर उसके लिए बाजार से संतरे और पके हुए आड़ू लेकर आता है। सुमित्रा बहुत सारे संतरे और पके हुए आड़ू खा लेती है और साथ ही गलती से फलों के कुछ बीज भी निगल जाती है। रात के समय जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती है तो उसे अपने बचपन में सुनी वो बातें याद आ गई थीं कि अगर आप गलती से बीज निगल जाते हो तो रातों रात एक पेड़ में तब्दील हो जाते हो। डर के मारे वो उस रात सो नहीं पाई और अजीब अजीब से सपने उसे आते रहे कि वो अलग अलग तरह के पेड़ों में बदल गई है। सुबह उसने अपने पति धनीराम को सपनों के बारे में बताया। तुम बिना बात के ही परेशान हो रही हो। तुम्हारे इन सपनों का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल फिक्र मत करो, बस अपना ध्यान रखो। अब ये समय फिक्र करने का नहीं है। सुमित्रा को फिर भी चैन न मिला। उसने अपनी दाई सवित्रो से भी अपने सपने के बारे में बताया। अरे बेटिया, तू काहे परेशान होती है? तूने सपने में हरे भरे आम के पेड़ और हरे भरे पेड़ ही तो देखे हैं। तुझे पता है इन सब का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं पता इन सब का क्या अर्थ होता है। तू एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और संतान सुख भोगेगी। पर सवित्रो की बात गलत साबित हुई और बच्ची को जन्म देते ही सुमित्रा की मृत्यु हो गई। सवित्रो ने देखा कि वो छोटी नन्ही कलियों में बदल रही है। जब तक उसने बच्ची को नहलाया वो कलियां पूरी पत्तियों का रूप ले चुकी थी। हालांकि उसने उन्हें एक एक करके चुनना शुरू कर दिया था, पर वे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से किसी घास की तरह उगने लगी थीं। जब तक सुमित्रा की पलकों को उन पत्तियों ने ढका वो मर गई, क्योंकि पत्तियों द्वारा उसके शरीर के सारे रक्त को चूस लेने के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। सवित्रो ने पूरी कोशिश करके उसके शरीर को साफ किया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले और उसके बाद ही सबको बच्ची के जन्म की सूचना दी। उसने धनीराम से कहा, मैं सुमित्रा को अपनी बहन की तरह मानती थी। इस बच्ची को जन्म देते ही वो संसार छोड़ के चली गई। इसलिए जब तक ये बच्ची शादी योग्य नहीं हो जाती और किसी योग्य वर से इसका विवाह नहीं हो जाता, मैं इसकी देखभाल करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं इस बच्ची के साथ रह सकती हूँ? मुझे कैसी आपत्ति हो सकती है? तुमने ऐसा कहकर मुझे इस चिंता से मुक्त कर दिया कि मेरी इस छोटी सी दूध पीती बच्ची को बिना माँ के मैं अकेले कैसे पालूंगा। असल में सवित्रो को डर था कि कहीं शिशु के शरीर में से भी पत्तियां न फूटने लगें और उसकी भी मृत्यु न हो जाए। धनीराम ने अपने घर के पिछवाड़े में सवित्रो के लिए एक घर बनवा दिया ताकि वो वहां रहते हुए बच्ची की देखभाल कर सके। वैसे भी उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। उस बच्ची का नाम तेजी मोली रखा गया, लेकिन सब लोग उस बच्ची को प्यार से तेजी कहते थे। समय के साथ तेजी भी बड़ी होने लगी। एक दिन गांव के मुखिया और कुछ लोग धनीराम के घर उससे मिलने आए। धनीराम, सुमित्रा को गए काफी समय हो चुका है और अब ईश्वर की कृपा से तेजी भी कुछ बड़ी हो गई है, परंतु माँ तो माँ होती है। उसे कुछ समय में माँ की जरूरत पड़ेगी, तब तुम अकेले उसकी परवरिश नहीं कर सकोगे। इसलिए हम सब तुम्हें ये सलाह देने आए हैं कि तुम्हें अपनी बेटी तेजी के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। भाई, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या पता कि मेरे दूसरे विवाह से जो स्त्री इस घर में आएगी वो मेरी पुत्री को एक माँ का प्यार देगी या नहीं। धनीराम, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन हर सौतेली माँ खराब नहीं होती।
हमारी बात पर विचार करना। गांव वालों के जोर देने पर धनीराम ने दूसरा विवाह कर लिया। इस बीच सवित्रो तेजी के शरीर से कम 4 बार अलग अलग तरह की पत्तियां निकाल चुकी थी। ऐसा करने के लिए वो कभी उसे हल्दी का लेप लगाती तो कभी सोयाबीन का लेप, ताकि उसे पत्तियां खींचकर निकालनी ना पड़े। इस तरह के लेप लगाए जाने की वजह से तेजी के रंग में लगातार निखार आता जा रहा था। तेजी न सिर्फ सुंदर थी, वरन उसकी आंखें भी अंडाकार थीं और पलकें घनी थीं। दूसरी तरफ तेजी की सौतेली माँ शोभा खुद से बुदबुद करती रहती। न जाने इस कमबख्त तेजी पर ऊपर वाले ने कैसी कृपा कर रखी है, जो इसका रूप रंग निखरता ही जा रहा है। इसे तो एक दिन में अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बड़ा घमंड है इसे और इसके बाप को इसके रंग रूप पर। तेजी की सौतेली माँ शोभा उसे देखकर जहाँ हैरान रह जाती, वहीं उसे जलन भी होती। पर सवित्रो को हमेशा तेजी की चिंता सताए रहती थी कि कहीं उसे भी कुछ हो ना जाए, वरना इस बिन माँ की बच्ची का क्या होगा। एक दिन धनीराम के घर पर जब वो बाहर अपना सामान बेचने जाने के लिए सामान बांध रहा था, अचानक तेजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अम्मा, अम्मा उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? तुम उठती क्यों नहीं हो? धनीराम दौड़ता हुआ सवित्रो के घर की तरफ जाता है, जहाँ सवित्रो की सोते सोते ही मृत्यु हो गई थी। मत रो बेटा तेजी, तेरी अम्मा भी तेरी माँ की तरह तुझे छोड़कर चली गई है। सब मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं मेरी बच्ची, तू बुरी नहीं है। ये सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे लोगों की तो हमेशा ऊपर वालों को भी जरूरत होती है। उस दिन के बाद तेजी बिल्कुल शांत हो गई। धनीराम कुछ समय तेजी को छोड़कर कहीं नहीं जाता, परंतु व्यापार के लिए बाहर जाना उसकी मजबूरी थी। कुछ हफ्तों बाद एक दिन व्यापार के लिए धनीराम दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी लाल गर्दन वाले हरे रंग के तोते ने धनीराम के घर पर गीत गाया। जब तुम मुझे देखते हो तुम नाराज हो जाते हो। तुम्हारी बेटी एक खूबसूरत युवती बन गई है। तुम शहर से उसके लिए वर कब लेकर आओगे? तोते की आवाज बहुत ही कर्कश और तेज थी, जिसे सुनकर धनीराम को अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान आ जाता है, जो बहुत ही लड़ाकू किस्म की स्त्री थी। गांव में वो सबसे लड़ती रहती थी और तेजी के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करती थी। अगले 6 महीनों की अपनी समुद्री यात्रा के दौरान मैं अपनी बेटी तेजी के लिए उपयुक्त वर जरूर ढूंढ लूंगा। उसी रात तेजी की उंगली में एक छोटी सी हरी पत्ती उगाई, जिसे उसने तुरंत ही चंदन का लेप लगाकर हटा दिया, जिसके बारे में सवित्रो ने उसे बताया था। वो अक्सर सवित्रो को याद करके रोती, क्योंकि उसे तो माँ का प्यार उसी से मिला था। दूसरी तरफ धनीराम के जाते ही शोभा का अत्याचार बढ़ गया। वो अपने पुत्रों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और तेजी को बचा हुआ चावल नमक डालकर खाने को देती। रात दिन उससे घर के काम करवाती और सोने के लिए भी उसे बिस्तर नहीं देती। तेजी सारे काम करती और जब उसे माँ की याद आती तो कहीं कोने में बैठकर रो लेती। एक दिन तेजी अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मेरी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया है। क्या आप मुझे उसके विवाह में जाने की अनुमति देंगी? तू अगर विवाह में जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी और जल्दी ही वापस भी आ जाऊंगी। शोभा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद तेजी को आवाज देती है। अरे तेजी, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ, आपने मुझे आवाज दी। हाँ, तू क्या कह रही थी? तुझे अपनी सहेली के विवाह में जाना है? ठीक है, चली जा, पर समय से वापस आ जाना। तेजी थोड़ी और हिम्मत करके कहती है। माँ, अगर आप मुझे विवाह में पहनने के लिए अपने पुराने सूती कपड़े दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। सूती कपड़े? तू कैसी बातें कर रही है?
तुम मेरे महंगे रेशमी कपड़े पहनना शादी में। तुम नए डिजाइन के कपड़े पहनो और अपने इन वस्त्रों के नीचे ब्लाउज भी पहनो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े पहन नहीं सकती हूँ क्योंकि अब तो मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। अपनी सहेली के विवाह में तुम भी खूब सज कर जाओ। पर क्या तुम अकेली वहाँ जा सकोगी? हाँ, मैं अकेली जा सकती हूँ। शोभा तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने उन कपड़ों को एक जूट के थैले में डालते हुए रेशमी वस्त्र की तहों के बीच धीरे धीरे जलने वाला एक अंगार और एक छोटा सा चूहा रख दिया। सहेली के घर जाते हुए तेजी को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वो उसे खोलकर देखना चाहती थी, तभी उसे शोभा की कही हुई बात याद आ गई। शोभा ने उसे हिदायत दी थी, विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोलना, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंदे हो जाएंगे। तेजी ने खुद से कहा, अगर मैंने इस थैली को खोला तो माँ गुस्सा हो जाएंगी।